युद्ध अपने चरम पर है और रूस शांति समझौते पर झूठ बोलते पकड़ा गया है। हैरानी की शुरुआत एक जबरदस्त पलटाव से हुई। अब अमेरिका ने यूक्रेन को अटाकम मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दे दी है। ऑनलाइन एक वीडियो वायरल है जो ब्रोसनेव स्थित रूसी सैन्य अड्डे पर सफल हमले की पुष्टि करता है। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया इस पर पूरी तरह घबराहट और राजनीतिक धोखाधड़ी है। हमले के कुछ घंटे बाद रूसी नेताओं ने दावा किया कि अमेरिका के साथ गुप्त शांति योजना बनी है जिसमें यूक्रेन को डोनबास छोड़ना होगा। लेकिन इसमें पेंच है, ये सब झूठ है। पूरी कार्रवाई रूस के दूत किरिल दिमित्रिएव की एक हताश कोशिश है ताकि वह अमेरिका को प्रभावित कर सके और अगली बार लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को रोक सके। यही वह पल था जब युद्ध सैन्य तनाव से सीधा सूचना युद्ध में बदल गया। आइए पुतिन के सबसे बुरे डरावने सपने से शुरू करें। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि वे अब अमेरिकी आपूर्ति की गई अटाकम मिसाइलों से रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पहले ये इतनी खुलकर नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में इसका इस्तेमाल करने से रोका था। अब लगता है कि वह प्रतिबंध हटा दिया गया है और रूसी इससे खुश नहीं हैं। देखिए रूसी आसमान में कैसी आवाजें आ रही हैं। ऑनलाइन प्रसारित हो रहा वीडियो यह पुष्टि करता है कि यूक्रेनी मिसाइल ने व्रोजनाव में बाल्टीमोर सैन्य अड्डे पर सफल हमला किया है। मुझे पता था बाल्टीमोर पागल है, पर इतना पागल नहीं सोचा था। वीडियो में दिखाया गया है कि एयरबेस के ऊपर हवा में क्लस्टर गोला बारूद तैनात किया गया जो हमले के दौरान सफल विस्फोट श्रृंखला को दर्शाता है। ऊंचाई पर 4 धुएं की लकीरें उस क्षण को दिखाती हैं जब क्लस्टर वारहेड खुला और उसके सब अम्यूनिशन लक्ष्य क्षेत्र की ओर गिरने लगे। अब यूक्रेन ने भी पुष्टि की है कि यह हमला सफल रहा, लेकिन यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने उन सभी 4 हमलावर मिसाइलों को मार गिराया है जिन्हें यूक्रेन ने सैन्य अड्डे पर दागा था। और फिर से यह वही रक्षा मंत्रालय है जो हर रात यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा करता है। हम देखते हैं कि रिफाइनरियां आग में घिर जाती हैं, लेकिन अब वे क्यों झूठ बोलेंगे? खैर, आप उस स्थिति को जानते हैं और मुझे यकीन है कि आप भी इसमें रहे होंगे जब आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और कभी कभी गलती से खुद को ही बेनकाब कर देते हैं। ठीक यही यहाँ हुआ है, समझ रहे हैं आप? जब रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि उन्होंने सभी 4 हमलावर मिसाइलों को मार गिराया है तो रूसी मीडिया हमले के मलबे की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। और जब उन्होंने ये तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की तो उसमें कुछ बहुत दिलचस्प था जिसे रूसी प्रचारकों ने भी खुद नोटिस किया। और यही वो बात थी जो वे कह रहे थे। देखिए, इन तस्वीरों में अटाकम मिसाइलों के खोल दिख रहे हैं जिनमें वारहेड नहीं है और उन पर वायु रक्षा प्रणालियों से हुए नुकसान के कोई निशान नहीं है। यह अटाकम खोल जैसा दिखता है जिसे सही से तैनात किया गया था। यह नहीं लगता कि इसे रूसी वायु रक्षा ने गिराया। और देखिए, अगर उनके पास कोई सक्षम सैन्य कमांडर होते तो रूसी रक्षा मंत्रालय को यह पता होता। मैं आपको समझाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। आप जानते हैं, रूसी वायु रक्षा जैसे S-300 और S-400 असल में वे इंटरसेप्टर एक बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य को उससे कहीं अधिक ऊंचाई पर रोकेंगे जितना रूस दावा कर रहा है। वे कह रहे हैं कि जो वीडियो और धुआं हम रूसी आसमान में देख रहे हैं वह रूसी वायु रक्षा द्वारा मिसाइलें गिराने का नतीजा है, जबकि असल में वायु रक्षा ऐसा नहीं करती। और इसके अलावा इस वीडियो में ऑडियो में क्लस्टर गोला बारूद के गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई देती है। यह वायु रक्षा द्वारा मिसाइल को मार गिराने की आवाज नहीं है। और एक बार फिर यह बताना जरूरी है कि यह फुटेज शहर के निवासियों द्वारा रिकॉर्ड और प्रकाशित की गई थी। मुझे नहीं लगता कि वे इस छवि से छेड़छाड़ कर रूस को बुरा दिखा रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे अगर आप किसी पार्किंग में फंस जाएं? खैर, आप जानते हैं, आप डबल डाउन करते हैं, ट्रिपल डाउन करते हैं और चौथी बार भी कोशिश करते हैं। खैर, यही तो रूसी रक्षा मंत्रालय कर रहा है। वे इसे एक कदम और आगे ले जा रहे हैं।
यह दिखाने के लिए कि वे दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 4 हमलों को ही नहीं रोका, उन्होंने वास्तव में लॉन्च साइट पर पलटवार किया और उन सभी क्रू मेंबर्स को मार गिराया जिन्होंने ये ATACM मिसाइलें लॉन्च की थीं। इसके अलावा अपने बयान को साबित करने के लिए इस बार रूस ने अपने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दिखाया गया है कि हमला कैसे हुआ, जैसा रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था। एकमात्र समस्या यह है कि वीडियो वास्तव में 14 महीने पुराना है। हम कैसे जानते हैं कि यह 14 महीने पुराना है? अच्छा, जब आप रिवर्स सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसे खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने 14 महीने पहले पोस्ट किया था। अब कई लोग ऑनलाइन हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि रूसियों को फिर झूठ बोलते पकड़ा गया। मुझे नहीं लगता मामला ऐसा है। इस वीडियो से असल में हमें यह पता चलता है कि जिन्होंने 2 दिन पहले मिसाइलें दागी थीं, उस क्रू को रूस ने 14 महीने पहले ही मार दिया था। तो अगर यह दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना नहीं है तो फिर क्या है, मुझे नहीं पता। अगर क्रू मर चुका था तो मिसाइल किसने दागी? रुको, ये सवाल कौन पूछ रहा है? तुम जानते हो पुतिन के पास परमाणु हथियार हैं। वो मैं नहीं था, मैं सच कह रहा हूं। असल में वही सवाल रूसी प्रचारक पूछ रहे थे। ये रहा सबूत। यह रूसी टेलीग्राम चैनल वाकई में नाराज देते हैं कि रूसी रक्षा मंत्रालय पकड़ा गया। वह आगे कहता है, यह कहना मुश्किल है कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने हार के सभी फुटेज क्यों जारी किए। अन्य रिपोर्टों और बयानों में ऐसे कितने घोटाले, कितनी गलतियां छुपी हुई हैं। हे भगवान, वह ऐसे सवाल पूछ रहा है जो उसे नहीं पूछने चाहिए। लेकिन बेशक हम कुछ स्पष्ट आधिकारिक व्यक्तियों से कुछ स्पष्ट स्पष्टीकरण सुनना चाहेंगे। गलतियां स्वीकारना और सुधारना कभी देर नहीं होती, गड़बड़ करना आना चाहिए। मुझे नहीं लगता रूस अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, खासकर वर्तमान नेताओं के तहत। पुतिन फिर से स्टालिन की मूर्तियां लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि वह एक महान नेता थे। तो हाँ, झूठ बोलने की बात करें तो कल का दिन वाकई बहुत अजीब था। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने शांति समझौते पर सहमति बनाई है। यह खबर रूसी स्रोत से मिली है। इसके अलावा उनका दावा है कि इसमें यूक्रेन को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, यह वाकई बहुत बड़ी खबर है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। यह सब कल सुबह शुरू हुआ जब हमने रिपोर्टिंग देखनी शुरू की कि यूक्रेन और रूस के बीच एक शांति समझौता इसी हफ्ते हो सकता है। कम से कम कहें तो यह निश्चित रूप से दिलचस्प लगा। फिर हमें एक्सियोस से यह अपडेट मिला। अब स्टीव विटकॉफ की टिप्पणी पर ध्यान दें, इस पर बाद में लौटेंगे। पहले देखें यह अपडेट क्या था। इस लेख में एक्सियोस का दावा है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी दूत किरिल डिमित्रोव ने शांति योजना के एक मसौदे पर सहमति जताई है। रूसी दूत के अनुसार, जिन्होंने इस लेख के लिए रिपोर्टर से बात की थी, उनका कहना है कि इससे यूक्रेन संघर्ष का समाधान होगा, लेकिन साथ ही अमेरिका रूस संबंध भी बहाल होंगे और रूस की सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान होगा। अब मैं वास्तव में सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि रूस में कोई ड्रोन या मिसाइल नहीं आ रहे थे जब तक कि पुतिन ने यह आक्रमण शुरू नहीं किया था। मुझे लगता है रूसी सुरक्षा चिंताओं का समाधान पुतिन आसानी से कर सकते हैं। खैर, मैं शायद इतनी समझदारी की बात कर रहा हूं कि रूसियों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। लेख पर लौटते हैं। इस रिपोर्टिंग ने कई लोगों को चौंकाया क्योंकि ऐसा लगा अमेरिका यह योजना यूक्रेनियों पर थोप रहा है। इस बीच यूक्रेन वास्तव में शांति योजना बनाने में कभी शामिल नहीं था। इस लेख ने ऐसा दिखाया जैसे अमेरिका ने हर एक रूसी मांग मान ली हो और अब वे उन्हें यूक्रेनियों पर थोपने की कोशिश कर रहे हों। फिर भी मैं जोर देना चाहता हूं कि इस लेख में सिर्फ एक व्यक्ति का हवाला था, जो एक रूसी प्रचारक था। हमें उसकी बात पूरी तरह सच नहीं माननी चाहिए। खैर, इसके तुरंत बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने उस योजना के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दी। एफटी के अनुसार उस योजना में यूक्रेनी सेना को आधा करना, कुछ हथियार छोड़ना और डोनबास छोड़ना शामिल था। और जेलेंस्की इससे खुश नहीं थे। जब मैंने वह लेख देखा, उसमें एक गुमनाम रूसी अधिकारी की टिप्पणियां थीं, लेकिन मुझे लगता है हम सब समझ सकते हैं वह कौन था। हमारे पुराने दोस्त किरिल। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के कुछ ही मिनट बाद हमें द इकोनॉमिस्ट से और भी जानकारी मिली। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार रूस यूक्रेन से अपनी सेना 25 गुना घटाने को कह रहा है, यानी यूक्रेनी सेना सिर्फ 40% ही बचेगी।
साथ ही रूस यूक्रेन में किसी भी विदेशी सेना या राजनयिक विमान नहीं चाहता, जो एक दिलचस्प मांग है। मुझे हैरानी है रूसियों को ऐसा क्यों चाहिए। शायद वे यूक्रेनी अपार्टमेंट्स पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागना जारी रखना चाहते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन के पास ऐसे लंबी दूरी के हथियार न हों जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच सकें। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे। हम इस प्लान के बारे में और जान रहे हैं। यह शांति योजना कम यूक्रेन के आत्मसमर्पण जैसी लगती है, लेकिन फिर भी सबको याद दिला दूं, इन ज्यादातर जानकारियों के स्रोत शायद किरिल दिमित्रेव ही हैं। यहीं हम फिर उसी ट्वीट पर आते हैं, क्योंकि जब ये सब शुरू हुआ था, स्टीव विटकोव ने असल में गलती से उस मूल रिपोर्टिंग पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये जानकारी जरूर कैसे पाई होगी। के यानी किरिल। ऐसा लगता है कि विटकोव ये संदेश भेजना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी डिलीट कर दिया। अब यहीं मैं कुछ संदर्भ देना चाहता हूँ। अक्टूबर के अंत में किरिल असल में संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, जहां वे लगभग हर न्यूज स्टेशन पर गए और बार बार दोहराते रहे कि रूसी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा है और प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वे राष्ट्रपति ट्रंप के नए प्रतिबंधों की घोषणा के एक दिन बाद आए और सभी को बता रहे हैं कि प्रतिबंध कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमेरिकी समाचार चैनलों पर गलत जानकारी फैलाने के बीच उन्होंने मियामी में स्टीव विटकोव से भी मुलाकात की और जाहिर तौर पर उन्होंने इस शांति योजना को तैयार करने के लिए 3 दिन तक बैठक की। ऐसा लगता है कि सामने आ रहे विवरण उन्हीं 3 दिनों की मैराथन में तय हुए थे। अब व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं शुरू से ही स्टीव विटकोव का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं और मुझे यकीन है कि यह भावना दोनों तरफ है। वह भी शायद मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं है, लेकिन स्टीव विटकोव ने अतीत में यूक्रेन के बारे में कुछ पागलपन भरी टिप्पणियां की हैं। असल में उसे उन सभी क्षेत्रों के बारे में पता भी नहीं है जिनकी वह बात कर रहा है, और वह यह भी कह रहा है कि वे सभी क्षेत्र जो रूस चाहता है यूक्रेन को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र रूसी संविधान में है और उस पर उसका कोई दावा नहीं है। वैसे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, उसकी पिछली टिप्पणियों के आधार पर मैं मान सकता हूं कि स्टीव विटकोव शायद इन बिंदुओं को बनाने में शामिल था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप प्रशासन में कोई और इन सब बातों से वास्तव में सहमत है, कम से कम अब तक हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। असल में कल शाम स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने बयान दिया जिससे ऐसा लगता है कि यह कोई अमेरिकी योजना नहीं है जिसे अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन पर थोप रहा है। उन्होंने यही कहा, यूक्रेन जैसे घातक युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर और यथार्थवादी विचारों का आदान प्रदान जरूरी है और एक स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को कठिन लेकिन आवश्यक समझौतों पर सहमत होना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों पक्षों से मिले सुझावों के आधार पर युद्ध समाप्ति के संभावित विचारों की सूची बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। अब कई लोग इस बयान को देखकर कह रहे हैं कि माइक्रो रूबियो प्रशासन उन रिपोर्टों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक आई हैं। मतलब अमेरिका यह योजना यूक्रेन पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है। वास्तव में यह तो बस उन योजनाओं में से एक है जिन पर अमेरिका काम कर रहा है। अब और भी चौंकाने वाली थी क्रेमलिन की टिप्पणियां। यह याद रखना जरूरी है कि किरिली दिमित्रिएव क्रेमलिन का हिस्सा नहीं है। वह रूस के विदेश मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी पत्नी ही असल में है जो लावरा को बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वह कहानी किसी और वीडियो के लिए है। अभी पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रूस को उस शांति योजना की जानकारी नहीं है जिसकी अमेरिकी मीडिया में चर्चा हो रही है। तो ऐसा लगता है कि यह ज्यादा विटकोव दिमित्री योजना है और कम यूएस रूस योजना है। अब किरिल दिमित्रिएव की बात करें तो मैं यह तर्क नहीं देने जा रहा कि हमें उन पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए। मैं बस वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के इस बयान को अपनी तरफ से तर्क के रूप में पेश कर दूंगा। अगर वह घर जाकर कहे तो आपको क्या लगता है उसके साथ क्या होगा? हे भगवान, अगर उसने टीवी पर कह दिया होता ये बहुत बुरा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बस सही काम किया है। यह एक अधिकतम दबाव अभियान है जो काम करेगा। मार्गरेट वह क्या कहेगा, जाहिर है वह यही कहेगा।
ये अगर आप हर रूसी बयान को देखें तो वे अक्सर कहते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को इससे सुरक्षित कर लिया है। खैर, उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुरक्षित नहीं किया है। उनकी तेल से होने वाली कमाई साल दर साल 20% कम हो गई है। मुझे लगता है कि इससे उनकी कमाई 20-30% तक गिर सकती है। तो आप जानते हैं, फिर से राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की गई थी कि उन्होंने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया और फिर आप एक रूसी प्रचारक का हवाला दे रहे हैं। अब पिछले कुछ हफ्तों में हमारे कुछ वीडियो डिमोनेटाइज और प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। शायद इसलिए क्योंकि YouTube को हमारे दिखाए यूक्रेनी फ्रंटलाइन के कुछ क्लिप्स पसंद नहीं आए। YouTube युद्ध से जुड़े क्लिप्स को विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं मानता, इसलिए वे वीडियो को बस प्रतिबंधित कर देते हैं। इसी कारण हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर बनाया। इसे शुरू से बनाते हुए हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे हम आपको यूक्रेन और दुनिया भर की बिना सेंसर कवरेज दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो जरूर जाएं। basicsinsider.com पर हमारी वेबसाइट देखें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो हम YouTube पर नहीं डाल सकते। इसके अलावा आप हमारे चैनल और कवरेज को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगले वीडियो में मिलूंगा।